अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। 2002 में जब मैंने एमएस करना था तो उस वक्त एमएस के फाइनल प्रोजेक्ट के लिए एमफिल के लिए मैंने जो रिसर्च टॉपिक का इंतखाब किया वो था न्यूरल नेटवर्क्स। और मुझे हर तरफ से ये बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ डेड, न्यूरल नेटवर्क्स का कुछ नहीं हो सकता, आप अपना टॉपिक चेंज कर लें। मैं हैरान हुआ क्योंकि मेरे नज़दीक 2003-04 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुस्तकबिल की एक ब्रांच थी, लेकिन उस वक्त साइंटिफिक कम्युनिटी में ये बात बुरे तरीके से फैली हुई थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ये सब कुछ बदल गया 2012 में, क्योंकि 2012 और 13 में कुछ ऐसी धमाकेदार किस्म की रिसर्चेज हुई जिन्होंने आज हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में बहुत आगे लाकर खड़ा कर दिया। और इसमें जो सबसे बड़े साइंसदान है उनका नाम है जेफरी हिंटन। जेफरी हिंटन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गॉडफादर कहा जाता है। 1947 में ये पैदा हुए, बड़ी इंटेलेक्चुअल फैमिली में पैदा हुए। इनकी फैमिली में बहुत पढ़े लिखे लोग थे, और अगर पीछे चले जाए इनकी फैमिली में तो जॉर्ज बुल, वो भी इनकी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके नाम पर बुलियन लॉजिक, याद है ना, आप करते होंगे, इंजीनियरिंग में की होगी या बच्चों ने नाम भी सुना होगा, अब तो काफ़ी एफएससी में हमें आ गई है। बुलियन लॉजिक इनके नाम पर बनी। उनकी लड़ी में जॉर्ज हिंटन पैदा हुए, और जॉर्ज हिंटन का शुरू से ही जो रुझान था वो ये था कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। वो फिजियोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। उसके बाद साइकोलॉजी में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से 1970 में बैचलर किया। लेकिन फिर साथ ही उन्होंने अपनी जो समत है उसे बदला और वो पीएचडी करने चले गए यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। 1978 में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीएचडी की। उनके जो हीरो थे उस वक्त के वो थे फ्रैंक रोजनब्लैट। फ्रैंक रोजनब्लैट एक साइंसदान थे जो कि अमेरिका में काम कर रहे थे, और वो एक साइकोलॉजिस्ट भी थे, और वो ये देख रहे थे कि दिमाग कैसे काम करता है। वो दिमाग का एक मॉडल बनाना चाहते थे, और 1950 की दिहाई में दिमाग का एक मॉडल बनाया गया जिसे परसेप्ट्रॉन कहा जाता है। ये कंप्यूटिंग सिस्टम है, लेकिन ये आम कंप्यूटिंग सिस्टम नहीं है, ये दिमाग पर बेस करता है। तो हमारे दिमाग में तकरीबन 86 अरब के करीब न्यूरॉन्स मौजूद हैं और उनके ट्रिलियंस ऑफ कनेक्शंस हैं। उसी चीज़ को देखते हुए, छोटे न्यूरॉन्स का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने न्यूरल नेटवर्क बनाया। तो ये बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह था, और मैं आपको एक तरफ न्यूरॉन दिखा रहा हूँ और दूसरी तरफ परसेप्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, जो कि सिंगल लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क है। सिंगल लेयर का मतलब यह है कि अगर आप इसमें देखें तो आपको एक ही लेयर नज़र आएगी इनपुट की, और बाद में आपको आगे आउटपुट मिल रही है। तो सिंगल लेयर है। तो इसे लगाया गया कि हम किसी तरीके से इसको ट्रेन कर सकें कि ये मर्द और ख़वातीन की जो तस्वीरें उनमें फ़र्क कर सके। तो पहला काम 1950s लेट 50s में ये दिया गया कि इसने औरतों और मर्दों की जो तस्वीर है उसमें फ़र्क निकालना है। बुरे तरीके से फेल हुआ, ये बहुत ही बुरे तरीके से फेल हुआ। 1969 में फ्रैंक के मुख्तलिफ कोलीग्स ने एक रिसर्च पेपर लिखा, मार्वन मिन्स्की और सेमर पेपर्ट ने, इन्होंने पब्लिश किया, और इस रिसर्च में ये बताया गया कि जी हमने परसेप्ट्रॉन तो बना लिया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, इसमें लिमिटेशंस हैं। और डिस्करेज हुए साइंसदान ये पेपर पढ़ के कि यार इस फील्ड में तो कोई आगे काम नहीं है। 10 साल तक, तकरीबन 1980 तक ये फील्ड फिर डेड हो गया। तो पहली मरतबा जो ये डेड हुआ, ये तकरीबन 1970 से लेकर 1980 के बीच में डेड हो गया। अब आए जेफरी हिंटन। जेफरी हिंटन ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। लोग उनको ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते थे, वो कहते थे ये तो ऐसी फील्ड की तरफ है जिसका कोई स्कोप ही नहीं है, जिसमें कोई काम ही नहीं है आगे। ये जाकर किसी महफिल में भी बैठते थे तो इनको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था। इन्होंने सबसे पहले 1986 में एक शोहरा आफाक रिसर्च पेपर निकाला। इस पेपर को मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, लर्निंग रिप्रेजेंटेशन बाय बैक प्रोपोगेशन एरर। बैक प्रोपोगेशन एरर्स के ज़रिए इन्होंने एल्गोरिदम को, परसेप्ट्रॉन के एल्गोरिदम को चेंज किया,
और उसके साथ ये हुआ कि परसेप्ट्रॉन का जो एरर है वो कम होना शुरू हो गया। तो छोटे से एग्जांपल देता हूँ कि जब हम कोई न्यूरल नेटवर्क बनाते तो हम ये उसे बताते थे कि ये दिमाग की तरह काम करे। इन्होंने कहा कि नहीं ये काम नहीं करना कि ये दिमाग की तरह काम करे, हमने इस एल्गोरिदम को इस तरह डिज़ाइन करना है कि ये मिनिमम एरर पे काम करे। अगर ये एरर कर रहा है तो जाके वापस इनके जो शुरू के वेट्स हैं उन्हें चेंज कर दिया जाए। अब आप कहेंगे वेट्स कहाँ पर होते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको एक न्यूरल नेटवर्क दिखा रहा हूँ। पहले हमने सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क देखे थे, अब हिडन लेयर्स आ गई। देखें बीच में आपको हिडन लेयर नज़र आ रही है, ये वेट्स हैं, ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स ट्यून करने होते हैं। ये नंबर्स जितने अच्छे होंगे उतना ही अच्छा न्यूरल नेटवर्क इंटेलिजेंस के साथ काम करेगा और उसका एरर कम होगा। यहाँ पर इसको H1, H2, H3, H4 का है, W1, W2, W3, W4 भी कह सकते हैं। तो अब ये काम क्या करेगा कि आपने सपोज एक न्यूरल नेटवर्क को, मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क को, एक से ज़्यादा भी लेयर्स हो सकती हैं, आपने कहा कि बिल्ली और कुत्ते की तस्वीर में फ़र्क करो। अब वो फ़र्क कर रहा है लेकिन गलतियाँ कर रहा है, तो परसेप्ट्रॉन यहाँ फेल हो जाता था। इन्होंने ये कहा कि जब वो एरर करता है तो आप वापस जाएं और वापस जाके उसके जो वेट्स हैं उनको चेंज करना शुरू कर दें। इसके पीछे मैथमेटिक्स की एक पूरी थ्योरी है जो कि मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा। तो अगर सपोज आपको लॉस होता है, ठीक है ना, आपको एरर मिलता है, तो उस एरर को देखते हुए वापस जाएं और इन वेट्स को चेंज करें और अगली मरतबा देखें एरर ज़्यादा हुआ कम। अगर एरर कम हुआ तो उसी तरफ चेंज करते रहें, अगर एरर ज़्यादा हुआ तो मे बी साइन चेंज कर दें। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इस तरीके से एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम बैक प्रोपगेशन करते हैं और जाकर उस पूरे एल्गोरिदम को चेंज करना शुरू कर देते हैं। उसकी वैल्यूज़ हैं, उनके जो वेट्स हैं, उनको चेंज करना शुरू कर देते हैं। अब आप मल्टीपल लेयर्स बना लें, हम मुख्तलिफ़ किस्म की लेयर्स बना रहे हैं। मसलन अगर हमने एक परिंदा देखना है और उसको देखना है कि ये परिंदा है और ये परिंदा नहीं है, इसमें एक AI का जो नेटवर्क है, न्यूरल नेटवर्क है, वो हमें फैसला करके दे। तो जॉर्ज हिंटन के ही जुमले में बोल रहा हूँ कि वो सबसे पहले ये देखेगा, एक लेयर ये देखेगी कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कलर बड़ी तेज़ी से चेंज होता है, क्योंकि जब परिंदा होगा तो उसका कलर और अगला पिक्सल जो बैकग्राउंड का होगा आसमान, उसके पिक्सल में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। तो कई जगह पर अगर उसे ये चीज़ें मिलेंगी तो वो समझ आएगी कि यहाँ पर कोई चीज़ है, डिफरेंट चीज़ है, ये सिर्फ आसमान की तस्वीर नहीं है। फिर वो देखेगा कि अच्छा कहीं एक लेयर ये देखेंगे इसकी कहीं बीक टाइप चीज़ नज़र आ रही है, चोंच नज़र आ रही है। अगर उसे चोंच मिलेगी, अगर उसे एक लेयर देखेगी उसकी आँख मिलेगी, उसको दुम मिलेगी, वो सब कंपेयर कर रही हैं। तो मुख्तलिफ लेयर्स मुख्तलिफ काम कर रही हैं लेवल पर, कुछ एजेस को डिटेक्ट कर रही हैं, कुछ गोलाइयों को डिटेक्ट कर रही हैं और फिर इन द एंड वो रिजल्ट देती है कि जी हाँ ये एक परिंदा है। अब इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं 1987 में हम पहुंच चुके हैं। इन्होंने रिजेक्ट किया, इनको अमेरिका में बहुत अच्छी जॉब्स मिलनी, पेंटागन ने इनको जॉब ऑफर की, लेकिन ये डिफेंस में नहीं जाना चाहते थे, ये डिफेंस से दूर भागते थे। तो ये टोरंटो में चले गए और टोरंटो में जाके वहाँ पर इन्होंने मल्टी लेयर्ड नेटवर्क्स पर काम करना शुरू कर दिया। 1987 में AI पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही थी। 1987 की मैं आपको वीडियो भी दिखा रहा हूँ। ऑटोनोमस कार्स और व्हीकल्स आ चुकी थी, चल रही थी, खुद ब खुद ड्राइवरलेस व्हीकल्स चल रही थी। इसी तरीके से कुछ ऐसे भी AI के एजेंट्स थे, सॉफ्टवेयर्स थे, जो कि नंबर्स जो इमेज में हैं वो देख के पढ़ के लिख देते थे कि जी ये नंबर दिए गए। तो इतना काम तो 1980 में नंबर डिटेक्शन सिस्टम और ऑटोनोमस व्हीकल्स जो हैं वो आ चुकी थी। लेकिन जब ये 2000 में दाखिल हुए, 1990 से लेकर और 2005 के बीच में ब्रेक लगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इन तमाम जो एंडेवर्स थे, जो जिद्दोजहद हो रही थी, न्यूरल नेटवर्क्स की जो जिद्दोजहद हो रही थी। उसी वक्त मैंने आपको बताया कि मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं इसकी ज़रूरत है। क्यों? उसकी वजह यह नहीं थी कि रिसर्च डेड एंड पे चली गई थी, उसकी वजह यह थी कि उस वक्त जो न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेनिंग करानी होती है किसी भी डेटा पर, इंटरनेट के पास इतना डेटा ही नहीं था कि न्यूरल नेटवर्क्स को हम उस पर ट्रेनिंग करवा सकें, और उसके साथ साथ कंप्यूटिंग पावर नहीं थी कि न्यूरल नेटवर्क्स को चला सके। हमारे पास इतने फास्ट कंप्यूटर्स नहीं थे। तो हमारी रिसर्च तो चल रही थी लेकिन टेस्टिंग नहीं हो पा रही थी कि किस तरीके से उसको टेस्ट करें। फिर 2006 में ऐसे कंप्यूटर्स आए जिनके पास इतनी पावर थी और हमारे पास डेटा भी आना शुरू हो गया जिस पर हम न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करा सकते हैं, क्योंकि पहले उसको बिल्ली और कुत्ते के बहुत सी तस्वीरों पर ट्रेन कराना होता है और ट्रेनिंग के बाद जो उनको
एरर्स को मिनिमाइज़ करके अपनी ट्यूनिंग कर लेता है और परफेक्ट हो जाता है, तो फिर हम उसको रियल टाइम में अप्लाई करते हैं। तो ट्रेनिंग के लिए डाटा नहीं था, बिल्ली और कुत्तों की ज़्यादा तस्वीरें नहीं थी हमारे पास। ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरीके से हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स नहीं थे। तो जब 2006 में सुपर कंप्यूटर्स या हाई पावर, हाई कंप्यूटिंग रखने वाले कंप्यूटर्स आए, तो अब ठकाठक एआई पर काम शुरू हो गया। जो चीज़ें हिंटन ने सोची थी कि न्यूरल नेटवर्क्स को ऐसे बिहेव करना चाहिए, इंटेलिजेंट मशीन्स को ऐसे बिहेव करना चाहिए, अब ये कंप्यूटर्स बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे थे। और काफ़ी ज़्यादा तो ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए जो कि इमेज को रिकग्नाइज़ करना शुरू हो गए, स्पीच को रिकग्नाइज़ करना शुरू हो गए, ट्रांसलेशंस करना शुरू हो गए। तो 2012 के बाद तो स्पेशली बहुत तेज़ी से हम चले गए आगे। उसकी वजह यह है कि 2012 में इन्होंने एक बहुत बड़ी कैंपेन जो थी वो चल रही थी कि न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग, ये हर किस्म के मैगज़ीन के पास आ रहे थे, नेचर पर में मुख्तलिफ पेपर्स आ रहे थे, मैगजीन्स इनको डिस्कस कर रहे थे। तो दुनिया में एक हाइप मची हुई थी डीप लर्निंग की। डीप लर्निंग का मतलब ये है कि आपके पास मल्टीपल जो लेयर्स रखने वाले न्यूरल नेटवर्क्स हैं जो कि डीप लर्निंग की तरफ जाते हैं। लेकिन फिर इनके एक साइंटिस्ट स्टूडेंट थे जिनका नाम था एलेक्स क्रिस्पस्की। इन्होंने एक ख़ास किस्म का न्यूरल नेटवर्क बनाया, एलेक्सनेट। और एलेक्सनेट जो कि विजुअल लर्निंग कॉम्पिटिशन्स में जब वो गया तो उसने तो धूम मचा दी। और उसके पीछे कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स, न्यूरल नेटवर्क्स काम कर रहे थे। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, यही वो काम है और उसके साथ पिछले काम जिनकी बेसिस पर इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया, क्योंकि एक्चुअली इनमें इनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा था। 2013 में इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, DNN रिसर्च इनकॉर्पोरेशन। फ़ौरन गूगल के कान खड़े हुए। गूगल ने कहा भाई इसको तो इधर लेके आओ ना, इसको तो हम ख़रीदें। गूगल साहब का तो काम ही है कि जहाँ पर कोई अच्छी चीज़ नज़र आती है तो वो कहते हैं इसको तो इधर ले आएँ। तो उन्होंने उसको ख़रीद लिया और उसका नाम रख दिया गूगल ब्रेन। गूगल ब्रेन में अब बहुत ज़्यादा रिसर्च शुरू हो गई। अब जो स्पीच प्रोसेसिंग है, जनरेशन है, बोलना कैसे है, वो चीज़ें, मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर्स आने शुरू हो गए। गूगल ने अपने सर्चिंग एल्गोरिदम्स को ऑप्टिमाइज़ करना शुरू कर दिया। काफ़ी ज़्यादा काम जो आज हमें नज़र आ रहा है, चैट GPT आ गए, हमें नज़र आ रहा है गूगल बार्ड आ गए, मेटा आ गई, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनके पीछे एक्चुअली जेफरी हिंटन का काम है। जेफरी हिंटन ने फिर एक और न्यूरल नेटवर्क भी दिया जिसे कैप्सूल न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। ये एक न्यूरल नेटवर्क किसी भी इमेज को देखकर ये बता सकता है कि इसके जो इमेज में चीज़ों के दरमियान फासला है वो कितना है, यानी जो स्पेशल हायरार्की है ऑब्जेक्ट्स की, उसके बारे में बता सकता है कि ये चीज़ करीब है, ये चीज़ दूर है, ये चीज़ दाएं है, ये चीज़ बाएं है। इस तरीके की डिटेल्स दे सकता है। मैं आपको ये बता दूं कि 2023 में जेफरी हिंटन ने गूगल को छोड़ दिया और बड़ी धमाकेदार खबर थी और दुनिया उस पर बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग हुई उसकी वजह ये थी कि इन्होंने ये कहा कि मैं ये समझता हूँ कि जिस पर्पज़ के लिए AI का इस्तेमाल किया जा रहा है, AI मुस्तकबिल में अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। ये कह रहे हैं, गॉड फादर ऑफ AI कह रहे हैं, और AI हमें नुकसान पहुंचाएगी, तो AI हमें ख़त्म कर सकती है। इसलिए ये इनका कहना है कि मैंने AI इसलिए नहीं बनाई थी, जिस तरह अब AI से काम लिया जा रहा है और AI जिस स्पीड से लर्निंग कर रही है, ये मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी। तो एक प्रॉब्लम है जिसे ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम कहा जाता है, और उस प्रॉब्लम में बताया ये जाता है, ये खुद कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि AI कितनी स्पीड से लर्निंग कर रही है, क्योंकि AI के जो वेट्स चेंज हो रहे हैं उसकी प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते कि AI अभी इतनी इंटेलिजेंस रखती है, अभी इतनी इंटेलिजेंस रखती है, अब इतनी इंटेलिजेंस रखती है। इसलिए AI इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि उसके जो लर्निंग कर्व है उसके बारे में तो हम जानते ही नहीं है, हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि वो कितनी ज़्यादा जहानत रखती है। और अगर एक एंटिटी इतनी ज़्यादा ज़हीन होती जा रही है तो कल कला वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। और मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं कि AI के सॉफ्टवेयर ने किस तरीके से गलत बयानी की अपना मकसद एरर ज़ीरो करने के लिए। एरर ज़ीरो क्यों किया उसने? क्योंकि उसको टास्क दिया गया था कि आपने जाकर एक जो पज़ल उसको सॉल्व करना है, और उसने उसके लिए इंसान को झूठ बोला कि मैं एक नाबीना शख्स हूँ, मेरी जगह तुम ये काम कर दो, और इंसान ने वो खुशी खुशी काम कर दिया। ये एक सिमुलेशन थी। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि इसके पैसे कैसे दिए। ये एक एक्सपेरिमेंट था
जो कि किया गया और इस पर उसको जज किया जा रहा था कि क्या ये किस तरीके से उससे काम कराएगी। तो इस साल का फिज़िक्स का अवार्ड, अब ये भी एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है, इस पर बड़ी डिस्कशन हो रही है कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री के जो अवार्ड्स हैं वो एआई को इनडायरेक्टली दिए गए हैं। तो प्योर साइंसेस और को उस तरीके से शायद ये अवार्ड नहीं दिए गए, बल्कि एआई का इस्तेमाल जिन्होंने किया है प्योर साइंसेस के लिए उनको ये अवार्ड दिए गए। तो इस पर बड़ी ज़्यादा बहस हो रही है, लेकिन जेफरी हिंटन डेफिनेटली इस नोबेल प्राइज़ के हकदार हैं और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी को ईजाद किया है। लेकिन साथ साथ जो उन्होंने कंसर्न रेज किए हैं इसके बारे में, अपने ही काम के बारे में, मुझे उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। तख्ते इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इनको दूसरों तक पहुँचाते रहिए।